हाफिज़ एहसान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान अहमद साहब आपके वक्त का। आज के ये जो फैसला है, ट्रायल कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया गया, क्या कहेंगे, आपका क्या कानूनी राय है आपकी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे ये है कि इस तरह के जो केसेस आते हैं जिनकी सजा जो है वो कम होती है, जिसमें इस तरह 3 साल है, उसके अंदर जनरली जो है वो कोर्ट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस करती है। और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आपको बेल के ऊपर रिहा कर दिया जाए, और उसकी 2 रीजंस होती हैं। एक होती है कि जो आपकी अपील है वो बड़ी देर के बाद लगेगी, उस टर्न आएगी, और दूसरा वो ऑफेंस को देखते हैं कि उसके अंदर पनिशमेंट कितनी है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो चीज इसके अंदर आई है, ये इंडिपेंडेंट क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ये वो ऑफेंस है कि जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक रेफरेंस आया था बाय द स्पीकर नेशनल असेंबली अगस्त के अंदर, और उसके ऊपर उन्होंने एक फैसला दिया। और फैसला उन्होंने ये कहा कि जी आपकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज जो आपको रिक्वायर्ड थी 2018-19 के अंदर, जो आपने फाइल करनी थी 2020-21 के अंदर, आपने नहीं किए, तो ये आपका टेंट अमाउंट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस है, और 137 की रिक्वायरमेंट को आपने फुलफिल नहीं किया, और ये 167 के अंदर और उसके बाद 174 के अंदर आपको जो है वो सजा दी जाती है, और आपका रेफरेंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ द क्रिमिनल कॉम्पोनेंट। वो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला 21 अक्टूबर का था, वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और इंटैक्ट है। अब उसके बाद उसका क्रिमिनल प्रोसीडिंग का कॉन्टेक्ट था, वो सेशन जज ने सुना। उस पर पहले 10 मई को इंडाइटमेंट हुई, फिर चेयरमैन पीटीआई को 342 की स्टेटमेंट आई, और उन्होंने जो फैसला जो अब दिया है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किया। ये जो आया है फैसला, ये मेरिट पे नहीं आया, ये प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स आया है कि आपको जिस तरह ड्यूरिंग द ट्रायल आपको बेल दे दी जाती है बाय कंसिडरिंग द सर्टेन फैक्ट्स, इसी तरह कुछ स्टैट्यूटरी पीरियड्स हैं जो 426 के अंदर है, जिसके अंदर दी जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को ओवरकम करती है कि नहीं है। क्योंकि फैसला कन्विक्शन का इंटैक्ट है, लिहाजा ये जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, वो जो डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा 8 अगस्त को की थी आर्टिकल 63H के नीचे, जो ये कहता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ से 2 साल से ज्यादा आपको सजा कर दी जाए, तो आपको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो वो सजा जो है डिस्क्वालिफिकेशन की, दैट विल रिमेन इंटैक्ट अंटिल ये है कि इस कॉन्विक्शन को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खत्म न करे, इनको प्योरली एक्विटल न दे। और दूसरा ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला फैसला 21 अक्टूबर का है, जिसके अंदर ओरिजिनली इनकी फॉल्स डिक्लेरेशन वाली आई थी, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेट असाइड न दे। तो सस्पेंशन जो है उससे डिस्क्वालिफिकेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि उस डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करवाया जाए बाय हैविंग द फुल मेरिट्स ऑफ द केस बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जो पहला अपील आई है 137 के नीचे आई है, और दूसरा ये है कि जो अभी केस सेशन जज ने दिया है उसको जो 190 सेक्शन के अंदर सजा दी उसको प्योरली एक्विटल की जाए। अच्छा, अब खोखर साहब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि सस्पेंशन और डिस्क्वालिफिकेशन वो अलग अलग मामला है, सस्पेंशन तो हुआ है लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार है। तो अब इलेक्शन कमीशन आज ये जो फैसला था इस पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इस चीज़ के खिलाफ? देखिए, ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे भी जा सकता है, और बहुत सारी इसके अंदर प्रेसिडेंट्स हैं कि जब भी आप कोई आपके जो एक्यूज्ड है उनकी एप्लीकेशन जो है उसको आप सस्पेंड कर दिया जाता है हाई कोर्ट, तो स्टेट जो है वो ऊपर चली जाती है। दे हैव अ राइट टू चैलेंज अंडर आर्टिकल 185 के अंदर उसे वो कर सकते हैं उसको चैलेंज। लेकिन जो बुनियादी इम्पैक्ट ये इस केस का है कि क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इनका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके अंदर कोई रिलीफ है। तो मेरा इसके अंदर लीगल ओपिनियन ये है कि उसके अंदर रिलीफ इसलिए नहीं है कि जो सजा है उसको सस्पेंड किया गया, कन्विक्शन अभी तक मेंटेन है। तो लिहाजा ये है कि अगर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस भी होता है तो उसके अंदर बड़ी डिफिकल्ट होगी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अपने पेपर्स को सबमिट करना और सबमिट करके उनको अप्रूव करवाना, क्योंकि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी मियां नवाज शरीफ वाले केस में भी जजमेंट मौजूद है, और एक नहीदा खोड़ो वाली जजमेंट भी मौजूद है कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि जितनी देर तक आपके खिलाफ डिक्लेरेशन कोर्ट ऑफ लॉ का मौजूद रहेगा उतनी देर तक आप इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर डिस्क्वालीफाई रहेंगे अंडर आर्टिकल 62 एंड 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अंटिल के ये हाई कोर्ट जो है इस पूरे फैसले को ख़त्म न कर दे जो अपील की सूरत जमा करवाया गया, तो जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरा फैसला पूरा केस ख़त्म नहीं करती वो डिस्क्वालीफाई बरकरार रहेंगे।
जी जी बिल्कुल इसी तरह है कि जितनी देर तक वो अपील जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती, मुकम्मल तौर पे जो है कन्विक्शन खत्म नहीं होती, उतनी देर तक डिस्क्वालीफाई जो है वो स्टैंड करेगी अंडर आर्टिकल 63। और उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर, और उसके बाद ये है कि किसी इलेक्शन कॉन्टेस्ट के अंदर वो नहीं जा सकते जी। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी की थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में सिर्फ इलेक्शन, उसका पॉलिटिकल एक्टिविटी ये आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ वाला केस आया था तो उसके बाद जो अगला एक एप्लीकेशन गई थी वो ये गई थी कि एज ए हेड ऑफ पार्टी जो है वो चीजों को चल नहीं सकते। तो आपको याद होगा कि 2017 के अंदर जब वो फैसला आया था तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये आया था कि इलेक्शन कमीशन के पास से पहले जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कन्विक्टेड शख्स है वो आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड नहीं हो सकता जी। तो अगर कन्वेंशन मेंटेन रहती है तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम एरिया आएगा कि जिसके अंदर ये है कि एज ए हेड ऑफ पार्टी जो है वो भी चलना बड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बजाय इन टेक्निकलिटीज के ऊपर जाने की बजाय अगर ओरिजिनल जो केसेस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहले है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अभी भी पेंडिंग है, और दूसरा ये जो कन्विक्शन है इसको सस्पेंशन के साथ साथ अगर इसको मेरिट के ऊपर इसको एक्विटल करवाया जाता तो वो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली बेहतर होता और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उसका कोई एडवांटेज भी होता। सही। तो अभी सिचुएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी ज़मानत के हम समझेंगे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की वो सिर्फ ज़मानत इस केस में है, इससे ज़्यादा उनको कोई रिलीफ नहीं है, ना इलेक्शन के हवाले से ना ही अपनी जो सस्पेंशन के हवाले से ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं है। तो अब लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खोखर साहब किया नहीं था उनको चेयरमैन, वो अभी भी आज भी उनको चेयरमैन पीटीआई कहा जाता है, जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हवाले से था कि वो रहे नहीं थे सदर, यानी कि पार्टी सरबराह नहीं रहे थे। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा को ऑर्डर अभी तक जारी नहीं किया था। वो उनके पास केस तो चल रहा है और पेंडिंग है जी, और मेरा ख्याल है कि उसका फैसला वो कर देंगे उस चीज के अंदर। वो चीज अभी तक उनके पास पेंडिंग है। तो अब अगला मरहला क्या होगा? अब आज के ये तो सस्पेंशन के मामलात हो गए, इसके बाद जो है खोखर साहब वो क्या चीज़ें होंगी कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला था उसी को अपील की सूरत में अब पीटीआई जो है वो जाएगी, वो क्या होगा मरहला? इसमें थोड़ा सा वजाहत कीजिए। इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन ये है कि वो इस फैसले को चैलेंज कर दे, सस्पेंशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये एक उनके पास ऑप्शन है। और दूसरा ये है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पास ये ऑप्शन ये है कि जो दोनों केसेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहला इलेक्शन कमीशन का 21 अक्टूबर वाला पड़ा हुआ है और दूसरा ये वाला जो फैसला है जो 5 अगस्त को आएगा, उसके अंदर उन्हें जो है वो कंप्लीट जो है वो लीगल एक्विटल चाहिए होगी। तो तब वो जो प्रोसेस है 63 1P का या 1H का जो इस वक्त हुआ है उसको क्रॉस किया जा सकेगा। अदरवाइज जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है इंटैक्ट रहेगी और वो किसी भी पाकिस्तान की असेंबली की सीट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे फॉर सबमिटिंग द नॉमिनेशन पेपर एंड फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। तो अपील का मामला भी यही बेंच सुनेगा, ये क्या तरीकाकार होगा? ये वो चीफ जस्टिस का प्रोरोगेटिव है कि वो जिसको मर्जी कर दे, वो ये जरूरी नहीं है कि ये बेंच सुने या और सुने, ये प्योरली चीफ जस्टिस जो है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से उनका प्रोरोगेटिव है। सही, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब हमारे माहिर कानून। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।